इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अधर्मी अपने सुख दुख के आधार पर ही अपनी सफलता और असफलता का मूल्यांकन कर लेते हैं, तो मार्गदर्शन करें कि हम किस प्रकार अपने जीवन को सार्थक करें। देखिए, जो लोग केवल दृश्य जीवन को ही पूर्ण जीवन मानते हैं, उनके लिए कुछ कहने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं है। पर हमारे मानने न मानने से कोई व्यवस्थाएं बनती और बदलती नहीं है। हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है। आज हम केवल दृश्य जीवन को ही जीवन समझते हैं, तो इसके आगे पीछे भी तो कुछ होगा। हमारे यहाँ एक उक्ति है, जस नथी पुरा पच्छा तस् मज्जो कुआसिया। जिसका आगा पीछा नहीं, उसका बीच कैसे। और अब तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए जिसमें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की घटनाओं की शुद्धि हुई। कनाडा के एक वैज्ञानिक हुए एस स्टीवेंसन, उन्होंने विश्व भर में 200 से अधिक घटनाओं के ऊपर शोध किया और ये साबित किया कि पुनर्जन्म होता है। तो है, ये मानने का विषय है। अगर आप मानते हैं तो है, नहीं मानते तो नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, भावी जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, तो उसे कर्म सिद्धांत पर और पुनर्जीवन पर विश्वास करना होगा। दूसरी बात, भावी जीवन की बात जाने दीजिए। इस जीवन को भी संयत रखने के लिए व्यक्ति को कर्म सिद्धांत का किसी न किसी रूप में विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आज कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है, उसे सजा मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। अच्छा कर्म करने वाले को अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। इस लोक में भी जब ये हमें दिखाई पड़ता है कि बुरा कर्म करने वाले को सजा और अच्छा कर्म करने वाले को अवार्ड मिलता है, तो जो अभी मिलता है वो कालांतर में भी मिलता है। तो आज भी अगर आप आत्मा को मानो न मानो, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करो न करो, पर अच्छा कर्म करने के लिए तो संकल्पित होना ही पड़ेगा। अगर अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हो तो हमेशा अच्छा कर्म करने पर भरोसा रखो। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य के जीवन में गन्ने जैसी प्राकृतिक और स्वाभाविक मिठास कैसे लाएं? मनुष्य के जीवन में गन्ने जैसी प्राकृतिक और स्वाभाविक मिठास कैसे लाएं? गन्ने जैसी जड़ जमाना शुरू कर दो, जमीन से जुड़े रहो। जीवन के मूलभूत मूल्यों को हम आत्मसात करेंगे तो हमारे जीवन में स्वाभाविक मिठास आएगी। आज सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुई है तो हमारे मूल्यों की हुई है।
हमें चाहिए कि हम मूल्यों को स्थापित करें, मूल्यों को आत्मसात करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु गुरुदेव, हमें वर्तमान और भविष्य का चिंतन कब करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कब हमें वर्तमान और कब हमें भविष्य, इसे सुधार लो। कितना वर्तमान का और कितना भविष्य का चिंतन करना चाहिए। देखिए, अगर मनुष्य के मन में ज़्यादा चिंता हावी होने लगे, अतीत की स्मृतियाँ और भविष्य की कल्पनाएं यदि उलझाने लगे, तो उस व्यक्ति को अतीत और भविष्य के जंजाल से मुक्त होकर वर्तमान में जीने का अभ्यासी बनना चाहिए। वर्तमान में जिए, इसका मतलब कल की चिंता छोड़कर जिए, आज की चिंता करें, आज को सफल करें, कल निश्चित उज्जवल होगा। लेकिन आगे की सोच कर चलो, तो हम मुनियों के लिए भी कहा गया 4 हाथ देख कर चलो। कितना देख कर चलो? 4 हाथ देख कर चलो। क्यों? 4 हाथ देख कर के चलोगे तो सामने आने वाले जीव जंतु को तुम बचा सकोगे, किसी दुर्घटना से भी बच सकोगे। लेकिन एकदम नीचे देखोगे तो ठीक से चल भी नहीं पाओगे और दुर्घटना से ग्रसित होगे। और बहुत ज़्यादा देखोगे तो जो तुम्हारा लक्ष्य है वो खंडित हो जाएगा, जीवों को बचा नहीं पाओगे। तो 4 हाथ देखो। इसी तरह भविष्य के विषय में सोचो, उसमें कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य के विषय में सोचना और भविष्य की चिंता करना, इसमें बड़ा अंतर है। कल मुझे क्या खाना है और क्या बनाना है, उसकी व्यवस्था आज करनी होगी, तब कल चूल्हा जलेगा। ये समझदारी है, एक व्यवस्था है। लेकिन कल रोटी खाने मिलेगा कि नहीं, कल कुछ हो तो नहीं जाएगा, कल कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कल मैं खा सकूंगा कि नहीं, मुझे बुखार तो नहीं आ जाएगा, कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, घर का सामान तो चोरी नहीं। अब ये जो सोच रहा है ना, ये फितूर। तो भविष्य की व्यवस्था बनाना समझदारी है और भविष्य के विषय में शंका करना पागलपन। तो आगे का सोचो, मतलब इतना ही सोचो जितना कि 4 हाथ जमीन देखकर चलने की बात। इतना मत सोचो कि चल ही नहीं पाओ। इसे ही दूरदर्शिता कहा जाता है। भविष्य की व्यवस्था बनाकर चलना दूरदर्शिता है और भविष्य की चिंता में उलझ जाना दुखदर्शिता। हम दूरदर्शी बने, दुखदर्शी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, हम किसी भी कार्य की शुरुआत पर क्या और कैसे ध्यान देना चाहिए? बात बिल्कुल सही है। प्रश्न कुछ व्हाट्सएप का दिखता है। किसी भी कार्य के शुभारंभ में ही ध्यान दीजिए। शर्ट का पहला बटन गलत लगेगा तो सब गलत लगेगा, स्वाभाविक है। तो मैं इसे सुधारता हूँ। जैसे ही हमें अपनी गलती का एहसास हो, सुधार ले, ताकि वहीं से सुधार शुरू हो जाए। एक कदम गलत होता है तो परिणाम गलत निकलता है, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे एक मटका उल्टा रखो तो उसके ऊपर रखे जाने वाला हर मटका उल्टा ही होगा। इसलिए जब कभी भी हम कोई कार्य करें, विचार करके करें। नमोस्तु गुरुदेव, युक्ति है धागा लपेटकर और जुबान समेटकर रखनी चाहिए। हम धागा तो लपेटकर रख सकते हैं, लेकिन क्या जुबान को समेटकर रखना संभव है? बिल्कुल है। देखो, धागा लपेट के नहीं रखोगे तो धागा उलझ जाएगा, और जवान समेट के नहीं रखोगे तो आप उलझ जाओगे। जवान को समेट के रखने का मतलब जवान पर लगाम रखो, संयम रखो, सोच विचार कर बोलो।
क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना, इसका विचार करो। औचित्य का विचार करके बात करनी चाहिए। अवसर के अभाव में कही गई उचित बात भी अनुचित होती है, और एक छोटा सा दुर्वचन हमारे सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। तो हम देखते हैं कि थोड़ी सी जबान स्खलित होती है तो मामला कितना भयंकर हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें चाहिए कि हम जबान पर लगाम रखें। सोच कर बोलने वाले को कभी सोचना नहीं पड़ता, और बिना सोचे बोलने वालों की दशा सोचनी हो जाती। नमोस्तु गुरुदेव, मनोवैज्ञानिक कहते हैं ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी ज्यादा अपराध करते हैं, तो क्या अज्ञानी अपराधी और ज्ञानी ईमानदार होते हैं? ये बात सत्य है कि पढ़े लिखे हो या अपढ़, अपराध की प्रवृत्ति सब में हो सकती है। बल्कि वर्तमान में तो देखा जाए तो अपढ़ लोगों से ज़्यादा भयानक अपराध पढ़े लिखे द्वारा हो रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था वो अनपढ़ लोगों का था या पढ़े लिखे का? किसका था? इंटेलेक्चुअल क्राइम बड़ा भयानक। तो आप मुझसे पूछते हो दोनों के बुद्धि में कोई अंतर? मैं कहता हूं दोनों की भावना में अंतर होता है, बुद्धि में नहीं। हो सकता है अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भी ईमानदारी से जी ले, और ये भी हो सकता है प्रकांड बुद्धि का धनी व्यक्ति भी अपराधी बन जाए। तो ये मनुष्य की भावना के ऊपर अवलंबित है। हम कैसी भावना रखते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। नमोस्तु गुरुदेव, जैसे को तैसा कहावत का क्या आशय है? देखिए, जैसे को तैसा, मुझसे एक बार किसी ने कहा कि महाराज हम तो, कोई बोलता ओ जैसे को तैसा, जो हो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा तो मतलब, हाँ। हमने पूछा ये बताओ, कोई तुम्हारे कपड़े फाड़े तो तुम उसके कपड़े फाड़ने के लिए दौड़ोगे कि अपने कपड़े सियोगे? क्या करोगे? जैसे को तैसे का मतलब तो यह है कि यदि किसी ने तुम्हारे कपड़े फाड़े तो तुम उसके कपड़े फाड़े में लग जाओ, अपने कपड़े मत संभालो। ये कहाँ की समझदारी? अगर कहीं आग लगी तो उसे बुझाने के लिए पानी डालोगे कि पेट्रोल? हाँ? अगर साधारण सी आग है फूंक मार के बुझा दो, थोड़ी ज्यादा आग है 2 लोटा पानी डाल दो, और ज्यादा आग है 4 बाल्टी डाल दो, और ज्यादा प्रचंड लपट हो ज्वाला तो दमकल बुलानी पड़ती। यानी जितनी प्रचंड आग उतना अधिक पानी। यह है जैसे को तैसा। सामने वाला जितना क्रोध करे तुम उतनी क्षमा धारो। यह है जैसे को तैसा। आध्यात्मिक दृष्टि में यही जैसे को तैसा का अर्थ है। नहीं तो वो अगर क्रोध करे और तुम उतने ही प्रचंड हो जाओ तो आग आग को भड़काएगी और सबको स्वाहा कर डालेगी। नमोस्तु गुरुदेव, किसी विषय के नकारात्मक भाग को सिद्ध करने का प्रयास क्या उस विषय की आलोचना कहलाएगी? देखिए, एक है आलोचना और एक है समालोचना। आज का प्रवचन गुरुदेव के द्वारा निबद्ध है। आलोचन से लोचन खुलते हैं सो स्वागत। तो ये ईश्वर था, आज बात आलोचना पर थी। आपने पूछा है, मैं कह रहा था एक होती है आलोचना, एक होती है समालोचना।
आलोचना यानी बुराई जो प्रायः पीठ पीछे की जाती है। समालोचना एक प्रकार की समीक्षा है जो तटस्थ भाव से गुण दोष का आकलन करने की दृष्टि से किया जाता है, सार और असार को पहचानने की दृष्टि से किया जाता है। तो समालोचना स्वीकार्य है, आलोचना नहीं। वो तटस्थ भाव से होना चाहिए और वह भी सार्वजनिक नहीं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन आजकल लोग समालोचक कम, आलोचक ज़्यादा होते हैं। यदि आप सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करते तो ऐसा नहीं है कि जो आपसे कहा गया आप चुपचाप सुन लो। आप तटस्थ भाव से आकलन करो, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर आकलन करो और फिर अपना मंतव्य प्रकट करो, इसमें कोई दोष नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति किसी को सचेत या सजग करता है तो क्या ये चुगली या आलोचना कहलाएगी? देखिए, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सजग करने में कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन उसमें दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। अगर हमारा मन सामने वाले के हित को देखते हुए सजग करने का है तब तो ठीक, लेकिन हम अपने किसी दुराग्रहवश ऐसा करते हैं तो ठीक नहीं। अगर कोई चोर है और चोर से सावधान रहने की बात की जाती है तो ये कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है, लेकिन साहूकार को भी चोर बना करके सावधान करने की बात ठीक नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं या सतर्कता के बहाने किसी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या निंदा या आलोचना सुनकर प्रतिक्रिया करना अपरिपक्वता का द्योतक है? देखिए, निंदा सुनकर प्रतिक्रिया करना अपरिपक्वता कह सकते हैं, ये हमारी कमजोरी और दुर्बलता है। जो महान होते हैं वे निंदा आलोचना से प्रभावित नहीं होते। यदि हम प्रभावित हो रहे तो कहीं ना कहीं हम कच्चे हैं। एक बात और मैं बताऊं, निंदा क्या है? जो बात किसी के प्रत्यक्ष में ना कही जा सके उसे परोक्ष में कहना निंदा है। जो सामने नहीं कर सको वो दूसरों से कह रहे हो तो ये निंदा है। कई बार लोग बोलते हैं आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई सो उससे कह रहे हैं। अरे तो ऐसी बात कहो क्यों जो हमारे सामने कहने की हिम्मत नहीं है। बस ये एक परिभाषा ध्यान में रखना निंदा की। आप ऐसी बात कहने के लिए पूर्णतः अधिकृत हो, स्वतंत्र हो, कह सकते हो जो सामने कहने में भी हमें कोई दिक्कत ना हो, और सामने न कह पाओ और पीठ पीछे कहो तो इसका मतलब दाल में काला। नमोस्तु गुरुदेव, यदि कोई भरी सभा में किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना या उपहास करता है तो इसमें आलोचक कौन होगा, वक्ता अथवा श्रोता? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को टारगेट बनाकर कोई व्यक्ति भरी सभा में उस पर व्यंग्य बाण छोड़ रहा है या उसकी खुली आलोचना कर रहा है तो मेरी राय में ये एक अच्छा कृत्य नहीं है। इसे असाधु वचन की श्रेणी में लिया जाएगा। और ऐसी बात को जो व्यक्ति सुन करके सहज बना हुआ है, तटस्थ भाव को अपनाया हुआ है, वो कर्म की निर्जरा करेगा। तो इनको अगर मैं इनका विश्लेषण करके आपको बताऊं तो वक्ता आलोचक कहलाएगा और श्रोता साधक। वक्ता को बंद होगा और श्रोता को निर्जरा। तो हमें निंदा परक भाषा का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। इसे कुभाषा की श्रेणी में लिया गया है। ऐसे वचन बोलने से परहेज करने की बात की गई है। तो कभी निंदा परक शब्दों का, आरोप परक शब्दों का, आक्षेप परक शब्दों का,
अपमानजनक शब्दों का, आलोचना परक शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। प्रामाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली, पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।